हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिरेकल टू एंड रिद्धि सिद्धि। थंबनेल देखकर आप सभी समझ गए होंगे कि जो टॉपिक है वो किस बारे में है, किससे रिलेटेड है। बेबी केयर से रिलेटेड नहीं है आज का मेरा टॉपिक। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, साथ में लगे हुए सब्सक्राइब बटन के साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे आपको मेरे हर आने वाले नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो जो है वो है आज का IVF से रिलेटेड, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जो उन कपल्स को एक होप देता है मदरहुड के लिए या पेरेंटहुड के लिए, जिन्हें कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। आज के टाइम में बहुत ही कॉमन टेक्निक हो गई है। आप अगर किसी बड़े शहर में रहते हैं, मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, तो आपको हर जगह पे होर्डिंग्स मिल जाएंगी IVF सेंटर्स के नाम से। और छोटी जगहों पे भी अब तो बहुत ज़्यादा इनके सेंटर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि ये टेक्निक जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। तो इसके बारे में ही मैं आज आपके साथ में आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते हैं उन्हें थोड़ी सी टर्म्स समझने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं आज आपको IVF के बारे में एकदम सिंपल और जनरल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी कि ये क्या है, टेक्निक एक्चुअली में है क्या, इसका इन दिन अभी ये इतना ज़्यादा यूज़ में क्यों आ रही है। तो देखिए, IVF क्या होता है, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है क्या, ये मैं आपको वीडियोस में आगे जाके बताऊंगी। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन इससे पहले, अगर आप ऐसे कपल हैं जिनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपका इंटरेस्ट उसकी तरफ लेके आने में कि IVF की ज़रूरत क्या है, उसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि इसकी सक्सेस रेट क्या है, इससे कितने प्रतिशत चांस हैं आपको पेरेंटहुड फील करने का। तो इसलिए मैं आपको इसमें इंटरेस्ट दिलाने के लिए मैं सबसे पहले आपको IVF की सक्सेस रेट में मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा कितनी साइकिल्स, मतलब 1 साइकिल 2 साइकिल, कितनी साइकिल में ये साइकिल करवानी पड़ सकती हैं, कितना सक्सेस रहता है पहली बार में। इसके अलावा इसकी कॉस्ट क्या आती है, कितनी कॉस्ट आती है, और कितना पेनफुल प्रोसीजर है, कितना टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। इसके अलावा IVF जो है वो मतलब किन कपल्स को किस तरीके की इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने में हेल्प करता है, किन कपल्स को इसकी ज़रूरत पड़ती है, ये सब मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी सक्सेस रेट की, ताकि आपका इंटरेस्ट इस तरफ आए कि आपको इसे चूज़ करना है या नहीं करना है। तो देखिए, अगर IVF की सक्सेस रेट के बारे में मैं बात करूँ, तो अगर इंडिया में हम बात कर रहे हैं तो इंडिया में इसकी जो सक्सेस रेट है वो 35 से 40% है। देखिए, ये जो सक्सेस रेट है ये वेरी करती है और डिपेंड करती है स्पेशली जो फीमेल पार्टनर है उसकी एज के ऊपर। अगर आप अपनी 30 की एज में हैं तो इसकी सक्सेस रेट काफ़ी अच्छी रहती है, और मिड 30 तक आते आते, यानी कि 35 के अराउंड आते आते ये कम हो जाती है। और 40 तक आने के बाद में, अगर आप 40 तक आ गए हैं तो 40 तक आने के बाद में जो एग्स की क्वालिटी होती है और क्वांटिटी होती है वो दोनों ही बहुत पुअर हो जाते हैं। तो इसकी सक्सेस रेट एज के साथ में डिक्रीज़ कर जाती है। तो जो सक्सेस रेट है वो डिपेंड करती है कि आपकी एज क्या है, स्पेशली फीमेल पार्टनर की एज क्या है। इंडिया से बाहर इसका सक्सेस रेट जो है वो थोड़ा सा अच्छा है, बट हम इंडिया में है तो हम इंडिया से की ही बात करेंगे। यहाँ की जो सक्सेस रेट है वो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा कि सेम है कि फर्स्ट साइकिल में, यानी कि पहली बार अगर आप IVF करवा रहे हैं तो इसका सक्सेस रेट जो होता है वो 55% तक जाता है, अगर आप अपने 30 की एज में हैं तो। लेकिन सेम है कि अगर आप 30 से ऊपर जा रहे हैं तो ये जो सक्सेस का रेट है ये डिक्रीज़ हो जाता है। दूसरी बात, पहली साइकिल के बाद जब आप दूसरी साइकिल रिपीट कर रहे हैं, तीसरी साइकिल, तो हर साइकिल के साथ में इसका जो सक्सेस रेट है वो कम होता चला जाता है। थर्ड, कि 1 साइकिल, यानी कि आपने पहली बार ट्रांसप्लांट करवाया है, यानी ट्रांसप्लांट इन द सेंस कि एम्ब्रियो को इंसर्ट करवाया है, यानी कि IVF करवाया है, तो आप सेकंड साइकिल कब आप कर सकते हैं, मतलब कितना टाइम का गैप रहना चाहिए 2 साइकिल के बीच में। तो देखिए, पहली साइकिल होने के बाद में जब आपका
प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ जाता है उसके करीब 4 हफ्ते बाद तक, 4 से 5 हफ्ते बाद तक आपको वेट करना होता है। उसके बाद आप रिपीट कर सकते हैं। तो करीब करीब 2 महीने का टाइम लगता है 2 साइकिल को रिपीट होने के लिए। दूसरा, तो देखिए सक्सेस रेट के अकॉर्डिंग अभी जितने भी आर्टिफिशियल टेक्निक्स हैं फर्टिलाइजेशन की, उन सब में सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा कॉमन यही टेक्निक है। इसे बहुत यूज़ कर रहे हैं लोग क्योंकि इसकी सक्सेस रेट अच्छी है। और अगर आप अपनी सही एज में हैं तो जो रेट है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो अगर आप टाइम रहते ही ये चूज़ कर लेते हैं तो इसका फ़ायदा आपके लिए ज़्यादा होता है। अब अगर बात करें हम कॉस्ट की, तो देखिए इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग आपको अगर आप IVF सेंटर चूज़ कर रहे हैं तो करीब से करीब 2.5 लाख से लेके 4 लाख तक इसका कॉस्ट आता है। और ये जो कॉस्ट है ये देखिए ये वेरी कर जाती है, मतलब इसका भी ऊपर ये इसमें कॉस्टिंग भी ऊपर नीचे होती है। किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप IVF के अंदर किस किस तरीके की टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि देखिए इसके अंदर भी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि क्योंकि इनफर्टिलिटी जो प्रॉब्लम है वो हर कपल की, हर पेशेंट की अलग अलग होती हैं। तो मान लीजिए अगर किसी को फ्रोज़न एग्स की ज़रूरत पड़ रही है या फिर ICSI टेक्निक होती है उसको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये जो रेट है ये कम बढ़ हो जाती है। इसके अलावा अगर सरेगेसी यूज़ कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा इसकी रेट बढ़ जाती है। एम्ब्रियो डोनर के केस में जैसे फ्रोज़न करवा लिए जाते हैं, एग्स को फ्रोज़न करवा दिया जाता है ताकि उनसे बाद में बर्थ करवाया जा सके, तो उस केस में भी जो इसकी कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आप जितनी ज़्यादा हाई टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग जो रेट है वो कम बढ़ हो जाती है। तो कॉस्ट हाँ थोड़ा सा प्लेस और क्लिनिक्स पर भी डिपेंड करता है। क्लिनिक्स का मैंने आपको बताया, आप जितना अच्छा सेंटर चूज़ करेंगे वहाँ की का स्टाफ, वहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो जितने ज़्यादा अच्छे होते हैं उतनी ही वहाँ की कॉस्टिंग ज़्यादा आती है। जगह के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर बड़ा शहर है, बड़ी जगह, तो कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड से करवाते हैं तो वहाँ की कॉस्टिंग थोड़ी कम होती है क्योंकि गवर्नमेंट रेट्स कम होती हैं। इसके अलावा इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किन कपल्स को इसकी ज़रूरत पड़ती है और किस तरीके की इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स को ये ट्रीट कर सकता है। तो देखिए इसमें सबसे पहला है एंडोमेट्रियोसिस, यानी कि यूट्रस जो होता है हमारा, यूट्रस यानी कि बच्चेदानी के अंदर एक लेयर होती है एंडोमेट्रियम। वो क्या होता है, पेल्विस की तरफ, फैलोपियन ट्यूब्स की तरफ जो है वो बढ़ने लग जाती है, जगह जगह उसके टिश्यूज़ बन जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है एम्ब्रियो का इम्प्लांट जो होता है वो गलत जगह हो जाता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम जब होती है तो उसे IVF के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट है मेल इनफर्टिलिटी। मेल इनफर्टिलिटी मतलब कि जो स्पर्म काउंट है वो कम है, या फिर जो स्पर्म्स है उसकी मोर्टेलिटी के साथ साथ मॉर्टेलिटी यानी कि सर्वाइवल रेट जो है वो कम है, या पेनिट्रेशन की जो पावर है वो कम होती है। तो इस तरीके की इनफर्टिलिटी में भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक जो होती है वो काफ़ी यूज़फुल रहती है। फीमेल पार्टनर के से अगर रिलेट करें तो जो यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए जनरल लैंग्वेज में बोलती हूँ कि कमज़ोर बच्चादानी है, या फिर यूट्रस से रिलेटेड कुछ इन्फेक्शन प्रॉब्लम्स हैं, या इसके अलावा किसी को जैसे फैलोपियन ट्यूब्स जो होती हैं वहाँ पे ब्लॉकेज की समस्या है। ब्लॉकेज भी कई तरह के होते हैं, कुछ ट्रीटेबल होते हैं और कुछ अनट्रीटेबल होते हैं। जो ट्रीटेबल होते हैं वो ट्रीट हो जाते हैं, बट जो अनट्रीटेबल जो ब्लॉकेजेस होते हैं उनमें भी IVF टेक्निक हेल्प करती है। इसके अलावा जिनको ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम होती है, ओव्यूलेशन मतलब कि जो जिन लेडीज़ में जो साइकिल होती है वो इर्रेगुलर होती है, मतलब पता ही नहीं होता है कि कब ओव्यूलेशन हो रहा है कब नहीं हो रहा, तो उन केसेस में भी ये हेल्प करता है। इसके अलावा जिनकी एग्स की क्वालिटी जो होती है वो पुअर होती है तो उसमें भी ये ही टेक्निक यूज़ आती है।
इसके अलावा अगर किसी भी पेरेंट को यानी कि मदर या फादर को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसका कि उन्हें खतरा है उनके ऑफस्प्रिंग में आने का, मतलब कि कोई ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि लगता है कि अगर उनके बच्चे में भी वो आगे आ सकता है, तो उस केसेस में क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक बहुत यूज़फुल होती है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रियो को बाहर फर्टिलाइज कराया जाता है तो उसका जेनेटिक टेस्ट कर लिए जाते हैं, जिनसे कि ये पता लग जाता है कि इस एम्ब्रियो के अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं है। तो जो एम्ब्रियो ऐसा होता है जिसमें कोई डिसऑर्डर नहीं होता, उसको यूट्रस में इम्प्लांट करा दिया जाता है। हालांकि सभी तरह के जेनेटिक टेस्ट नहीं होते, सभी तरह के जेनेटिक टेस्ट से मतलब सभी तरह की जेनेटिक बीमारियों को पहले नहीं पता लगाया जा सकता, लेकिन हाँ बहुत हद तक उसका पता लग जाता है, तो उन केसेस में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। मतलब कई बार कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जिन्हें कभी ये पता ही नहीं चलता कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहे। इवन उनके डॉक्टर्स को भी नहीं पता चलता है, क्योंकि किसी बच्चे को जन्म देना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है। बहुत कुछ हमें पता है लेकिन शायद बहुत कुछ हमें नहीं पता है अभी साइंस, तो इसलिए कई बार पता ही नहीं चलता है कि इनफर्टिलिटी किस वजह से है, किस वजह से कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो उन कपल्स के लिए भी ये काफ़ी अच्छा हेल्पफुल प्रोसीजर होता है। एक और बात कि ये जो प्रोसीजर है कितना पेनफुल होता है, तो इसका जवाब तो डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर कि किसकी सहने की क्षमता कितनी है। क्योंकि देखिए, अगर मैं जनरली बात करूँ कि कितना पेन होता है, तो देखिए पेन का ऐसा है कि पूरी टेक्निक में एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है एग्स रिट्रीवल का, जो कि एनेस्थीसिया के थ्रू होता है। तो एनेस्थीसिया में कुछ पता ही नहीं चलता है। इसके अलावा बहुत हल्का फुल्का पेनफुल चीज़ें होती हैं, बट हाँ ये जो कपल्स होते हैं वो फिज़िकल से ज़्यादा इमोशनल पेन में होते हैं। मतलब इमोशनली ब्रेकडाउन हो सकता है, फीमेल पार्टनर थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो जो पेन है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, यानी कि आपकी सेंसिटिविटी कितनी है। और इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रोसीजर बहुत महंगा है, तो क्या इसको इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम करती हैं? तो देखिए इसका जवाब ये है कि मोस्ट ऑफ जो अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स हैं वो इसे कवर नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये एक इलेक्टेड प्रोसेस है। इलेक्टेड प्रोसेस यानी कि आप इसको चूज़ करते हैं, ये आपके साथ मैंडेटरी नहीं है, या मतलब आपके हेल्थ के लिए मैंडेटरी नहीं है, इसको चूज़ किया जाता है। इसलिए कोई भी ज़्यादातर जितना मुझे पता है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इसको क्लेम नहीं करती हैं। तो इसमें सारा खर्चा खुद ही होता है। काफ़ी खर्चा मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, 2.5 लाख से 4 लाख, जो कि अच्छी मैं बता रही हूँ। बाकी गवर्नमेंट और ऑथराइज्ड जो हैं उनके रेट्स तो काफ़ी कम हैं इससे भी, बट उसका मुझे आइडिया नहीं है। तो देखिए आज के वीडियो में इतना ही है। आई होप कि आपको हेल्प मिली होगी, आपको समझ में आया होगा कि IVF क्या है। अगर आप इस तरीके की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, किसी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम से सफ़र कर रही हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी 30 को क्रॉस नहीं होने दें। 30 को क्रॉस होने से पहले ही ये प्रोसीजर चूज़ करें, क्योंकि इस एज में हर तरीके का मेडिकेशन, हर तरीके का प्रोसीजर ये ज़्यादा सक्सेस रहते हैं बजाय आपकी बढ़ती उम्र के साथ। क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ में वैसे भी नेचुरल प्रेगनेंसी की भी जो कंसीव रेट है, नेचुरल कंसीव रेट है, वो भी डिक्लाइन होती चली जाती है। तो आई सजेस्ट कि अगर आप इस तरीके की किसी प्रॉब्लम में हैं तो आप जल्दी ही अपना डिसीजन ले लें। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है किसी को इसकी ज़रूरत हो सकती है, तो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।